अरविंद केजरीवाल एक मीटिंग कर रहे थे और आसिफ मोहम्मद खान उस मीटिंग रूम में दाखिल होते हैं और अरविंद केजरीवाल से कहते हैं कि आप बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच कब करवाएंगे। 84 के दंगों के लिए उन्होंने कहा कि हम उसकी जुडिशियल इंक्वायरी अब हम बने हैं सिख विरोधी दंगों की 84 की। मैं इत्तेफाक से किसी काम के लिए प्लेयर्स बिल्डिंग में गया था, मैंने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है, मैं पीछे खड़ा हुआ था और उसमें जब उन्होंने 84 के दंगों की 2014 में, कितने साल बाद, 15 और 15 30 साल पुराने इंसिडेंट की जब जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप करी, तो एक हमारे प्रेस के भाई ने ये पूछा, उसमें मैं पीछे खड़ा था, मैंने इमीडिएट रिएक्ट किया। वहां इतना रिएक्शन हुआ, मीडिया तमाम दरहम बरहम हो गया। मैंने ये कहा कि मैं मुझसे जो भी अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल हुए मैंने किया। वहां केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बाकायदा भागे वहां से। जितना एरिया में अनसोशल एलिमेंट है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो 90% अमानतुल्लाह से जुड़ा हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप पूरे एरिया में ढूंढ लीजिए, इसमें कोई शक की शुबा की बात कि वो मेरे सगे भाई हैं। जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ मदर का, 30 साल बाद दुआ सलाम हुई थी, लेकिन वो बीच में मेरे वालिद, अब भाई वालिद उनको देखने मेरे घर आते थे, लेकिन मेरे पॉलिटिकल डिफरेंसेस, आइडियोलॉजी वाले भी डिफरेंसेस हैं मेरे उनके, मैं उनसे कहीं इत्तेफाक नहीं करता। अगर मेरे बड़े हैं तो कभी इस तरह की वो मेरी मौजूदगी में बात की, मैं वहां से उठकर चला गया। भाभी हैं, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, है ना, कहीं फंक्शन में कहीं दुआ सलाम होती रही है, लेकिन आइडियोलॉजी भी जिस हद तक डिफरेंसेस हो गए थे कि ना वो मुझसे मिलना पसंद करते थे ना मैं उनसे। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। ललन टॉप की चुनाव यात्रा इस समय दिल्ली की ओखला विधानसभा में है। ओखला विधानसभा कई वजहों से चर्चित रहती है। कभी यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं, कभी यहाँ के आपराधिक गतिविधियों पे सवालिया निशान लगाए जाते हैं, कभी यहाँ हुई पुलिसिया कार्रवाइयों पे सवालिया निशान लगाए जाते हैं। मतलब तमाम वजह हैं जिस वजह से ओखला विधानसभा या ओखला का क्षेत्र चर्चा में रहता है। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से इस बार के जो इनकम्बेंट एमएलए हैं, इस बार भी वो दावेदारी पेश कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने इस बार अरीबा खान को टिकट दिया है। अरीबा खान का एक परिचय ये है कि वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पढ़ी हैं और एमिटी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं। उनका एक ये भी परिचय है, वो अबू फजल इनक्लेव की वार्ड पार्षद हैं। उनका एक परिचय ये भी है कि उनके पिता आसिफ मोहम्मद खान, जो इस समय फ्रेम में हैं हमारे साथ, वो इसी सीट पे पूर्व विधायक रह चुके हैं। और उनका एक परिचय ये भी है कि उनके ताऊ जी इस समय बिहार के गवर्नर हैं, आरिफ मोहम्मद खान। एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं। अरीबा, सबसे पहला सवाल आपसे, आप अपनी उम्मीदवारी, अपने कैंपेन और अपनी तैयारियों को लेकर क्या कहना चाहेंगी? पहला एक होता है ना, फर्स्ट कमेंट और वन कमेंट, उस पर। देखिए, जो ये इलेक्शन है और जो ओखला विधानसभा के हालात हैं, इस इलेक्शन का सोल एजेंडा है डेवलपमेंट। चाहे वो मेरा एजेंडा हो, चुनावी एजेंडा, या लोगों का वोट देने का एजेंडा हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ डेवलपमेंट एक मुद्दा है बहुत बड़ा। उसका रीज़न है कि ओखला विधानसभा एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड विधानसभा है और यहाँ पिछले 10 सालों में किसी भी तरह का डेवलपमेंट, विकास कार्य नहीं किया गया है, चाहे सिटिंग विधायक के द्वारा, अमानतुल्लाह साहब के द्वारा, या आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी, जो दावे करते हैं बड़े बड़े कि उन्होंने दिल्ली में शिक्षा पे काम किया है, हेल्थ पर काम किया है, पानी पे काम किया है। ये सारी फैसिलिटीज़ से आज भी डिप्राइव्ड है ओखला विधानसभा की आवाम, और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। अगर आप निकलेंगे इलाकों में, जो सड़कों का हाल है, जो सीवेज सिस्टम का हाल है, 10 सालों में एक भी हॉस्पिटल नया नहीं खोला गया ओखला में, 10 सालों में एक भी नया स्कूल नहीं खोला गया ओखला में, पीने के पानी की एक बूंद नहीं आई ओखला में, जबकि केजरीवाल जी क्लेम करते हैं कि 99% दिल्ली में पानी मैंने पहुँचा दिया है। मैं उन्हीं की बात को कोट करके कह रही हूँ कि ये उन्हीं के वर्ड्स हैं। तो आपने ओखला विधानसभा को निगलेक्ट क्यों करा? क्योंकि ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और मुसलमानों के लिए वो क्या आइडियोलॉजी रखते हैं, ये सबके सामने बहुत जाहिर है कि वो कैसी एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी से काम करते हैं, आरएसएस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं वही रीज़न है कि मुस्लिम एरियाज़ को वो निगलेक्ट करते हैं व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट। क्या ये आप अमानतुल्लाह खान के बारे में भी कहेंगे, जिनकी एक आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी को अगर अंडरलाइन करना हो तो मैं वो कहूँगा कि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। वो इस विधानसभा क्षेत्र के 2 बार के विधायक हैं, वक्फ बोर्ड में भी रहे हैं, वक्फ बोर्ड में लेकर धांधलियों का केस भी चल रहा है उनके ऊपर। लेकिन क्या आप उनको भी केजरीवाल के साथ एक पलड़े में रख के तौलती हैं?
बिल्कुल, देखिए ही आइडेंटिफाइज एज अ मुस्लिम, लेकिन जो आइडियोलॉजी उनके लीडर की है, भाई देखिए हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हम राहुल जी के सिपाही हैं, तो जो आइडियोलॉजी राहुल गांधी की होगी हम वही तो रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो संघी आइडियोलॉजी केजरीवाल जी की है, चाहे वो आपका CNRC का मुद्दा हो जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर कर दो, मैं पूरा प्रोटेस्ट उखड़वा दूंगा, चाहे वो मरकज़ कोविड का मामला हो जब सिसोदिया ने नेशनल टेलीविज़न पे कहा था कि ये मंदिर और गुरुद्वारे नहीं मरकज़ है जो कोविड फैला रहा है, और मौलाना साद साहब पे FIR की हो, चाहे वो दिल्ली दंगों का मामला हो। ये एक स्टडी है, एक सर्वे है कि किसी भी जगह पे 24 घंटे से ज़्यादा राइट्स नहीं पनप सकते अगर CM का इंटरफेरेंस हो जाए। 3 दिन दिल्ली में कत्लेआम होता रहा और केजरीवाल का जाना तो दूर, मुंह तक नहीं खुला, मुआवजा नहीं दिया गया है आज तक उन विक्टिम्स को। चाहे वो संभल का मामला हो, बांग्लादेश एक दूसरे मुल्क की माइनॉरिटी के साथ जुल्म होता है तो केजरीवाल जी की हमदर्दी आती है सामने, और आनी भी चाहिए। हम कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ किसी भी मुल्क की हो उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने ही देश में उसी वक्त पे जब संभल में बच्चों को मारा जा रहा है, मुसलमान बच्चों को, तब आपके मुंह से अल्फाज नहीं खुलते। बहराइच के लिए आपके मुंह से अल्फाज नहीं खुले, फ़िलिस्तीन के लिए आपके मुंह से अल्फाज नहीं खुले। प्रियंका गांधी कितनी सॉलिडारिटी दिखा रही हैं लगातार फ़िलिस्तीन और बांग्लादेश दोनों के लिए। और सबसे बड़ी बात, रिसेंटली जब नरेश यादव जैसे आदमी को, जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट और गिल्टी प्रूफ किया है कुरान की बेहुरमती के मामले में, वहाँ पे केजरीवाल जी उसको शाबाशी देकर टिकट से नवाजते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया कुरान की बेहुरमती करके। तो तब अमानतुल्लाह साहब का मुंह क्यों नहीं खुलता इन बातों पे? अगर वो मुसलमान हैं और मुसलमान इलाके की रहनुमाई कर रहे हैं तो इन मुद्दों पर अपने लीडर से सवाल क्यों नहीं खड़े करे उन्होंने कि आप मुसलमानों के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते, मुसलमानों के इलाकों में हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाते, स्कूल क्यों नहीं बनवाते, पानी क्यों नहीं यहाँ आता, सड़कें क्यों नहीं यहाँ बनती? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों सेम आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। पानी, सड़क, बिजली, पानी की बात हो रही है तो आसिफ साहब आपसे सवाल बनता है, साल 2015 में आप अपना विधानसभा चुनाव इस सीट पे हारे थे। ये वही चुनाव था जिसमें अमानतुल्लाह खान जीतते हैं। वो इंटरव्यू में ये इल्ज़ाम लगाते हैं लल्लन टॉप के कि हमारे आने के पहले न यहाँ बिजली आती थी न पानी आता था ओखला के क्षेत्र में, अब कम से कम इतना तो है कि 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, पानी की दिक्कतें धीरे धीरे दूर कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। वो मतलब इस तरह के दावे करते हैं आम आदमी पार्टी वाले। आसिफ साहब, आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो। देखिए, ये तो बेहतर तरीके से जनता जवाब देगी कि हमारे टाइम में बिजली कितने टाइम आती थी और आज कितने टाइम आती है। आज ये जितना बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जितनी गली गली में, जब शीला जी चीफ मिनिस्टर नहीं थी, मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज जी थी, साहब सिंह वर्मा थे, तो यहाँ 1-2 किलोमीटर से लोग अपने पर्सनल पैसे से तार खींच के लाते थे। शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर बनी, उन्होंने, ये गवाह है ये यहाँ की जनता, एक एक गली में, पूरे ओखला जामिया नगर, क्या मुझे लगता है सारी अनऑथराइज कॉलोनी में उन्होंने एक बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। ट्रांसफार्मर्स लगाए, गली गली में बिजली के पोल खड़े हुए, ट्रांसफार्मर्स लगे, तार खींचे गए। और हमारे टाइम में ये जितनी जनता है इस बात का भी जवाब देगी, आप अप्लाई करिए, आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर मीटर मिल जाता था। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ अमानतुल्लाह, मेरे साथ आप उनको किसी भी स्टेज पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पर साझा कीजिए, आज जामिया नगर में कोई आदमी अगर 1 लाख रुपए से नीचे मीटर लगवा दे तो मैं चैलेंज करता हूं, कम से कम मिनिमम 1 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है जब उसका बिजली का मीटर लगाया जाता है। उसकी मजबूरी है, वो बिजली जलाएगा, बाईपास करेगा, फिर उसके यहाँ रेट पड़ती है, फिर उसके यहाँ 10 लाख का बिल आता है, फिर अमानतुल्लाह के यहाँ सेटलमेंट होता है कि 5 लाख रुपए दे दिए आपका, हमने सेटलमेंट करवा दिया। तो बिजली की तो बात ही ना करें अमानतुल्लाह, कि ये तो शीला जी की देन है पूरे दिल्ली के अंदर बिजली का जो इलेक्ट्रिफिकेशन अनऑथराइज कॉलोनी में किया गया। शीला जी से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। रही पीने की बात, ये जनता मौजूद है पूरे जामिया नगर में, 90% एरिया में अगर एक बूंद पानी आता हो तो मैं अमानतुल्लाह के मुकाबले पे अरीबा का नॉमिनेशन विड्रॉ कर लूँगा। 90% एरिया में पानी कॉरपोरेशन का आता ही। देखिए, अरीबा का वार्ड है, अरीबा के पूरा शाहीन बाग, पूरा अबुल फजल, अगर एक बूंद खाली वाटर सप्लाई नहीं, वो जल बोर्ड की सप्लाई नहीं, ट्यूबवेल्स के भी जरिए अगर एक बूंद आती हो तो मुझे अमानतुल्लाह बता दें। ये जितना एरिया खड़ा हुआ है, जितना हल्के में आप ये घूम रहे होंगे,
चंद 10% जो रेगुलाइज्ड एरिया है, अनऑथराइज रेगुलाइज्ड एरिया कहता है, वो शीला जी से भी पहले, मैं ये नहीं कह रहा वो शीला जी ने करवाया था, वो शीला जी जब वो 78 में जो कॉलोनीज रेगुलाइज्ड हुई थी इमरजेंसी के बाद, उनमें उस जमाने में जल बोर्ड ने, जब एमसीडी के उसमें आता था, अंडरटेकिंग था, तो वो लाइनें बिछी हुई थी और वहाँ वाटर सप्लाई उस टाइम आता था, उसमें भी कटौती हुई है, कटौती हुई है उस पानी में भी। और आज से ये समझिए तकरीबन 45 साल पहले की वो लाइनें बिछी हुई हैं। आज उन लाइनों की ये हालत है कि किसी के घर में अगर साफ पानी आ रहा हो तो आप उनसे भी पूछ लीजिए, तमाम उसमें होल हुए हैं और वो सीवेज का उनके मोटर जब वो चलाते हैं तो वो सीवेज को सक करता है और मिक्स पानी आता है सीवेज का। पता नहीं, केजरीवाल जी कहते हैं कि 78% एरिया दिल्ली में हमने 98% में हमने पानी अवेल करवा दिया। अगर केजरीवाल छोड़िए, अमानत भी अगर 70% एरिया में भी पानी दिखा दें तो हम अपना दावेदारी विड्रॉ कर लेंगे। सर, अब इस इंटरव्यू में मैं कुछ किस्से लेकर आ रहा हूं जो मुझे ओखला के कुछ मानिंद, उम्र दराज और पॉलिटिकली एक्टिव लोगों ने सुनाए हैं। वो बोलते थे कि अगर आपको आसिफ मोहम्मद खान मिल जाए तो उनसे उस मीटिंग का किस्सा ज़रूर पूछिएगा जिसमें अरविंद केजरीवाल एक मीटिंग कर रहे थे, जिसमें आप विधायक थे, साल 2014 के बाद की बात है, और आसिफ मोहम्मद खान उस मीटिंग रूम में दाखिल होते हैं और अरविंद केजरीवाल से कहते हैं कि आप बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच कब करवाएंगे। क्या हुआ था उस दिन? देखिए, किसी रूम की बात नहीं थी, सेक्रेटेरिएट में, प्लेयर्स बिल्डिंग में मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। अच्छा। और क्योंकि उस जमाने में 2014 में सिर्फ कांग्रेस पार्टी के 8 एमएलए जीत कर आए थे और अनकंडीशनल हमने, उसमें एक 8वें में भी था, और अनकंडीशनल हमने सपोर्ट दी थी उनको, आम आदमी पार्टी को, और उन्होंने मांगी भी नहीं थी हमसे। और प्लेयर्स बिल्डिंग में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, तमाम मीडिया मौजूद था, नेशनल और इंटरनेशनल में मौजूद। वो बहुत सवाल, बहुत और इश्यूज थे, लेकिन उसी बीच में उन्होंने एक ये बात कही कि हम एक दो यहाँ इंसिडेंट हो गए थे दिल्ली के अंदर कि हम उसकी जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप करवाएंगे। 84 के दंगों के लिए उन्होंने कहा कि हम उसकी जुडिशियल इंक्वायरी, अब हम बने हैं 84 की। मैं इत्तेफाक से किसी काम के लिए प्लेयर्स बिल्डिंग में गया था, मैंने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है, बहुत बड़ा लॉबी में चली थी, बहुत मीडिया था, मैं पीछे खड़ा हुआ था, इश्यूज बहुत थे। और उसमें जब उन्होंने 84 के दंगों की 2014 में, कितने साल बाद, 15 और 15 30 साल पुराने इंसिडेंट की जब जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप करी, तो एक हमारे प्रेस के भाई ने ये पूछा, मैंने नहीं पूछा था। अच्छा। उन्होंने ये पूछा कि आप क्या बटला हाउस इनकाउंटर की भी जुडिशियल इंक्वायरी करवाएंगे, क्योंकि उस जमाने में जब वो यहाँ कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने और मनीष सिसोदिया ने ये कहा था, और उनके जरिए हैंडबिल भी ओखला में बटे थे कि अगर हम पावर में आते हैं तो बटला हाउस इनकाउंटर की हम जुडिशियल इंक्वायरी करवाएंगे। तो एक हमारे मीडिया के भाई ने ये पूछा कि आपने इलेक्शन में ये वायदा किया था, आप 84 के, आज की तारीख में 84 के दंगों की जुडिशियल इंक्वायरी करवाने जा रहे हैं, और वो तो अभी बहुत 8 या 9 की बात है। हाँ, और क्या उसकी भी करवाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, बटला हाउस की हम जुडिशियल इंक्वायरी नहीं करवाएंगे, वो प्री जुडिस है, मतलब अंडर ट्रायल है, और आप कोर्ट ही उसमें फैसला करेगा। उसमें मैं पीछे खड़ा था, मैंने इमीडिएट रिएक्ट किया और वहाँ इतना रिएक्शन हुआ, मीडिया तमाम दरहम बरहम हो गया। मैंने ये कहा कि ये बहुत बड़ा, मैं मुझसे जो भी अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल हुए मैंने किया। वहाँ केजरीवाल, एक काउंटर सा बना हुआ था, थोड़ी सी स्टेज सी बनी थी, उसके ऊपर थे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, बाकायदा भागे वहाँ से
जबकि मैं कम से कम उनसे 100 फीट की दूरी पे था, करीब भी नहीं था। वो दोनों कुर्सियां फांदते कूदते और भागे, और तमाम मीडिया, कुछ मीडिया उनकी तरफ को भागा, कुछ मीडिया मेरी तरफ से पहुंचा। और मैंने कहा कि मैं आज, चाहे मुझे कांग्रेस पार्टी कितना प्रेशराइज करे, मैं इस शख्स की, मैं मेरी सपोर्ट से ये बना हुआ, मैं अपनी इसकी सपोर्ट से आज मैं अपने आप को विड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि ये एक तरफ एक दंगों की जुडिशियल इंक्वायरी करवाता है, दूसरा ये इलेक्शन में तमाम मीडिया ने मुझे अपने उस टाइम पे मुझे मौका दिया, स्टूडियो पे बुलाया, वो मैंने उस टाइम पे वो हैंड बिल भी दिखाए। आशुतोष बैठे मेरे साथ एनडीटीवी में, इंडिया टीवी में बैठे। जब मैंने उनसे पूछा, ये हैंड बिल मेरा नहीं था, कि साहब ये तो अमानतुल्लाह ने छपवाया था, तो अमानतुल्लाह से पूछे ना क्यों छपवाया था कि हम जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप करवाएंगे बटला उतंगी की। हमने डिमांड नहीं करी थी, ये उन्होंने इलेक्शन पीरियड में हैंड बिल अमानतुल्लाह ने यहाँ बंटवाए थे अरविंद केजरीवाल के नाम से, क्या अगर हम पावर में आते हैं तो बटला हाउस इनकाउंटर। अगर जब वो 84 के दंगों की इंक्वायरी की बात करते हैं और उसी बीच में कोई प्राच का भाई हमारा ये पूछता क्या बटला हाउस की करवाएंगे, उन्होंने कहा नहीं बटला हाउस की नहीं करवाए, तो मेरा ये राइट बनता था, मैं रिप्रेजेंट था इस एरिया का, मैं नुमाइंदगी कर रहा था, मेरा राइट था कि क्यों नहीं, जब आप 84 के करते तो आप बटला हाउस इनकाउंटर, तुमने वायदा किया था, तुमने पब्लिक को मिसगाइड किया था, तुमने ये पब्लिक के बीच में जाके कहा था कि हम जुडिशियल इंक्वायरी बटला हाउस के करवाएंगे। क्या इस फॉल आउट का ही रिजल्ट था कि जिसके बाद कुछ महीनों बाद ओखला के इलाके में पोस्टर चिपकाए गए जिसमें 3 कांग्रेस नेताओं के चेहरे थे, इसमें से एक आपका भी था, और कहा गया कि ये तीनों हैं कांग्रेस पार्टी के नेता लेकिन भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने सपोर्ट वापस लेने की बात कही थी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का रिफ्ट एकदम सामने आ गया था, एक फॉल आउट दिखने लगा था दिल्ली में, और वो पोस्टर लगे और सबने कहा कि किसने भी छपवाए वो सामने नहीं आया, लेकिन अमानतुल्लाह खान ने जिम्मेदारी ले ली इसकी, मतलब इनडायरेक्टली अमानतुल्लाह खान ने आपके खिलाफ पोस्टर छपवाया। बताऊं, जब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को हराने के लिए गुजरात जाते हैं, जब वो कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए हरियाणा जाते हैं, वैसी साहब जब कांग्रेस को हराने के लिए बिहार में जाते हैं और किसी हद तक असदुद्दीन ओवैसी कामयाब भी रहे, चंद सीट उनसे जो डिफरेंस था और MIM ने जो वोट लिया, हम उन तमाम नेताओं पे को ये बात कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है। अब आप एक बात बता दिए, दोनों को कह रहा हूं, हम एक कैटेगरी में दोनों को रख रहे हैं, मैं इसमें कोई शक और शुबा के। एक बात बता दिए, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप दिल्ली के अंदर सिर्फ दंगे के पीड़ितों को ही क्यों कैंडिडेट बना रहे हैं? आप MIM के इस इलाके उम्मीदवार की बात कर रहे हैं? मैं इस एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं इस एरिया की बात नहीं कर रहा। आप एक बात, आप मुस्तफाबाद की भी बात कर रहे होंगे जहां पे ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया। जहां पे भी आपने कैंडिडेचर उतारा, एक तो मुस्लिम एरिया में उतारा, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको आपका राइट है कि आप पूरे दिल्ली में कैंडिडेट उतारिए, हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ जिस तरह से, जैसे कांग्रेस भी है या किसी भी कोई भी पार्टी होती है, आज जो माहौल है हिंदुस्तान में वो ये है कि कहीं ना कहीं धर्म का, बिरादरी का, जात का, अगर हिंदू डोमिनेटेड एरिया, अगर वहाँ जाट ज़्यादा है तो जाट ही उतारे जाते हैं, या गुजर ज़्यादा हैं, यहाँ धर्म की बात नहीं, बिरादरी की भी बात होती है, अगर कहीं जाटा ज़्यादा है तो वहाँ हर कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट उतारता है। ऐसे आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको जगपुरे में भी उतारना चाहिए था, आपको कस्तूरबा नगर में भी उतारना चाहिए था ओवैसी साहब को। क्यों भाई आप वहीं वोटों का डिवीजन क्यों करना चाहते हैं जहां बीजेपी किसी भी हालत में जीतने की पोजीशन में नहीं है ना? इसी तरह अरविंद केजरीवाल, अगर कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट, कांग्रेस पार्टी ने हर एरिया में उतारा ना, दिल्ली की 70 सीटों पे उसने ये नहीं देखा कि कौन मुस्लिम डोमिनेटेड है, कौन सा है, उसका राइट है। आप उसमें लगाते हैं कि साहब ये तो बीजेपी के लिए काम करते हैं। आप संदीप दीक्षित जैसे इंसान को ये कहते हैं कि साहब ये तो बीजेपी के नहीं, इनको कैंडिडेट उतारा, बीजेपी फाइनेंस करती है। अच्छा, आप हरियाणा लड़ाते हैं, गुजरात लड़ाते हैं और तमाम स्टेटों में, उत्तराखंड जाते हैं, तो क्या आपको बीजेपी फाइनेंस नहीं करती? क्या कांग्रेस को फाइनेंस का? कांग्रेस वाहिद ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टीज है जो
सेकुलर उसका नुकसान भी उठाना पड़ा कांग्रेस को, क्योंकि एक टाइम में आकर ये कहने लोग लगे कि कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों की पार्टी है, जबकि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, वो खास तौर से उसकी निगाह एसटी एससी दबे कुचले माइनॉरिटीज के लोगों पे, उसे कहीं लगता है कि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो कांग्रेस उसमें बोलने में पहल करती है। अमानतुल्लाह खान बातचीत में कुछ एक और बदनामियों का इल्ज़ाम अपने राजनीतिक विरोधियों पर लगाते हैं, जिसमें से एक इल्ज़ाम है ओखला में प्रचलित सटला गैंग। कहाँ जहाँ गली कूचे में घूमिए, लड़कों से बात करिए क्या क्या हो रहा है क्राइम के बारे में, तो ये सब होता है। सटला गैंग की बात करते हैं लड़के यहाँ पे कि सटला का गैंग है, अमानतुल्लाह खान के नाम पे वो उगाही कर रहा है। अमानतुल्लाह खान से जब सवाल पूछा जाता है तो बोला कि भाई सटला का कोई गैंग वैंग यहाँ नहीं एक्टिव है, और ये सब हमारे राजनीतिक विरोधियों की साजिश है, और सबको पता है ओखला में कि सटला गैंग यहाँ पे या कोई भी गैंगबाजी इस तरह का कौन इंसान काम कर रहा है। भाई देखिए, कैसा मतलब क्या मैं इसमें ये बात कहूँगा, मैं बुलंदशहर एक 12 बस्ती जगह है जो 12 गांव पठानों के डोमिनेटेड है, और जितने सटले के लोग इस जगह पर रहते हैं जामिया नगर में, उससे शायद 10 गुना ज़्यादा हमारी 12 बस्ती के पठान यहाँ पर रहते हैं। उन पे किसी ने उंगली क्यों नहीं उठाई? तुमने कभी उन्हें, अगर हम नहीं रेफरेंस समझा दूं लोगों को, दर्शकों को रेफरेंस समझा दूं। सटला यानी मेरठ का इलाका है। सटला एक पर्टिकुलर गांव है। अफगानपुर अमानतुल्लाह खान का मतलब ददिहाल है, और सटला अमानतुल्लाह खान का ननिहाल है। अब आप रेफरेंस समझिए जी, है ना। तो अगर आवाम क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, हमने तो आपसे नहीं कहा। पब्लिक कुछ फील करती है, महसूस करती है, और पब्लिक अपनी फीलिंग बताती है, तो उसमें पॉलिटिकल मामले कहाँ से आ गए? भाई किसी पब्लिक ने आपसे ये क्यों नहीं कहा? मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, आज भी हमारा पुश्तैनी मकान है, और हम ये महसूस करते हैं कि वो उसमें मिक्स हैं 100% पठान लोग यहाँ पर हमारी 12 बस्ती के। किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि 12 बस्ती गैंग भी यहाँ पर काम करता है? आसिम मोहम्मद खान एमएलए रहे तो 12 बस्ती गैंग भी काम करता है यहाँ पर। 12 बस्ती के तो बहुत लोग हैं यहाँ पर, उनसे ज़्यादा सटले के। सटला तो एक पर्टिकुलर एक गांव है, अफगानपुर, और 2 गांव हैं। हमारे 12 गांवों के पठानों के लड़के यहाँ रहते हैं। किसी ने क्यों नहीं कहा? तो उसके जिम्मेदार वो खुद हैं या वहाँ के लोग हैं? अगर आवाम उंगली उठा रहा है, पॉलिटिकल आदमी ने किसी, मैंने तो नहीं कहा आपसे, मैं तो ये बात कह रहा हूँ, अगर आवाम कह रहा है तो क्या वजूहात हैं जो आवाम ये कह रहा है कि उनके रिश्तेदार या उनके करीबी या उनके दोस्त या करीबी और रिश्तेदार वो क्यों प्लॉटों पे कब्जे करते हैं, किराए का फ्लैट लेंगे और फर्जी पेपर, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी है ना, नोटरी में जाते हैं, फर्जी पेपर बना देते हैं और फिर वो मालिक हो जाते हैं उन फ्लैटों के, है ना। सैकड़ों डिस्प्यूटेड प्लॉट बना दिए। किसी का प्लॉट है, रात को जाके ईंटें डाल देते हैं, रोड़ी पत्थर फुट डाल देते हैं। वो कौन लोग हैं मुझे नहीं पता। अगर वो इशारा पब्लिक तुम्हारी तरफ को कर रही है तो वो पब्लिक समझती है ना कि कौन लोग हैं वो। हमने तो नहीं कहा। अगर वो 12 बस्ती के हैं तो पब्लिक कहेगी कि आसिम मोहम्मद खान के गांव के हैं, है ना। और अगर वो कोई छोटा मोटा गैंग, वो जो भी गैंग है मुझे नहीं पता, वो खरबों खरबों रुपए के प्लॉटों पे हर साल कब्जे कर रहा है। सबसे ज्यादा पीड़ित यहाँ पर इस बात पे हैं कि लोगों की हलाल की कमाई का, मेहनत की कमाई का, उसने आज से अगर 10-20 साल पहले 2 लाख का 4 लाख का प्लॉट खरीदा था, आज वो 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ का हो गया है। दिल्ली में महंगाई, मतलब प्रॉपर्टी के रेट्स ही हैं, और कुछ चंद लोग आते हैं उस पर डालते हैं, उसमें कुछ नेता इन्वॉल्व हो जाते हैं सेटलमेंट करवाने के लिए, पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। पुलिस भी चाहती है कि घपला हो तभी हमारी आमदनी हो, है ना। उसमें पुलिस का भी रोल होता है। पूछ लीजिए, हर आदमी ये कहेगा कि हम पुलिस के पास गए थे और पुलिस ने ये कहा और ये कहा और ये कहा, लेकिन इंक्रोचर जो प्लॉट पे कब्जा करते हैं वो नहीं हट पाते, पुलिस ना हटाती। नेताओं की, उन रिप्रेजेंटेटिव्स की जिम्मेदारी बन जाती है। अगर उसके हल्के में कोई आदमी उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस मजलूम मासूम आदमी के सपोर्ट में वो खड़ा हो, चाहे उसका रिश्तेदार भी, जो चुना हुआ नुमाइंदा, उसका रिश्तेदार भी कब्जा कर रहा हो प्लॉट पे, तो उसके खिलाफ उसे पब्लिकली आना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी है, उसे वो इस एरिया का इंसाफ पसंद इंसान होना चाहिए।
उसे ना धर्म पर। मैं जीता, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% मुसलमानों ने मुझे वोट दिया, लेकिन इसका मतलब नहीं है जो 40% हिंदू भाई है वो हमारा दुश्मन है या वो हमारे पास आएगा। हमने मुसलमानों से ज़्यादा अपने हिंदू भाइयों को अपने ऑफिस में इज्जत दी, इसलिए दी कि कहीं इनको ये महसूस ना हो कि साहब ये मुसलमान वोट से जीत कर आए और मुसलमान है। मैं उनके बीच में जाता था कि आप इस बात को दिमाग से निकाल दो कि आपने मुझे वोट नहीं दिया। मैं पूरे हलके का नुमाइंदा हूं, पूरे हलके के। ठीक है, हमें भी कभी कभी ये महसूस होता, अरीबा ने भी ये बात कही, हम दुनिया में कहीं पे भी माइनॉरिटीज है वो अपने आप को अनसेफ समझते हैं, है ना। पाकिस्तान में शिया हजरात मुसलमान हैं शिया, लेकिन वो भी माइनॉरिटी में हैं, उन्हें भी लगता है कि हम मुसलमानों के बीच में भी अनसेफ हैं। ये एक नेचुरल उस आदमी में ये बात पैदा हो जाती है, हमें भी ये हो जाती है। हो सकता है कि कानून उस बात को कहता हो कि भाई आपने अनऑथराइज मकान तो बनाया, ये एमसीडी तोड़ेगी, लेकिन जब हथौड़ा मारती है एमसीडी आके तो हमारे मुसलमानों भाइयों को ये महसूस होता है यार हम मुसलमान हैं इसलिए हमें लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू भाइयों का मकान नहीं तोड़ता, एमसीडी उनका भी तोड़ती है जाके। ये तो मैं अक्सर बताता हूं कि नहीं ये एक सिस्टम है और उसको यानी आप अमानतुल्लाह पे एक ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप भी लगा रहे हैं सटल तरीके से। नहीं, मैं पर्टिकुलर किसी गांव का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जितना अनसोशल एलिमेंट, मैंने वो हिंदी वाला सटला नहीं बोला, सटल अंग्रेजी वाला सटल बोला, SUBTLE वाला। सुनिए बात, जितना एरिया में अनसोशल एलिमेंट है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो 90% अमानतुल्लाह से जुड़ा हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप पूरे एरिया में ढूंढ लीजिएगा। और मेरा चैलेंज है आपके चैनल के जरिए आवाम खड़ा हुआ, एक भी अनसोशल एलिमेंट, मुझे भी 30 साल हो गए या पॉलिटिक्स, मेरी सीढ़ियों से नीचे को उतर नहीं सकता। अगर किसी ने जुल्म करा है, किसी के साथ नाइंसाफी करिए, चाहे मेरा आदमी हो, मैंने अगले ही दिन कह दिया कि अगर मेरी ऑफिस में आपको बैठना है तो जब आप किए कि आपने ये काम किया है, मैं नहीं चाहूँगा कभी भी कि कोई मेरी तरफ को उंगली उठा के कहे कि ये आसिम मोहम्मद खान के ऑफिस में बैठता है। ऐसे थे लोग जो हम MLA होते हुए हमारे ऑफिस में बैठते थे रेगुलर, लेकिन उन्होंने कोशिश करी किसी के साथ जुल्म ज्यादती या किसी के उस पर, हमने टाटा बाय बाय, हमारा आपका कोई वास्ता। सर मैंने टीममेट्स को बताया, आखिरी सवाल मान के चलिए, आखिरी सवाल आपसे ही होगा, बहुत छोटा सवाल होगा। मैंने टीममेट्स को बताया कि मैं अरीबा खान का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, अगर आसिफ भी मिलेंगे तो उनसे भी बातचीत करूँगा। तो टीममेट्स ने एक रिक्वेस्ट की कि यार उनसे पूछ लीजिएगा कि आरिफ मोहम्मद खान के बारे में कुछ किस्से सुना दें, क्योंकि गवर्नर हैं वो, तो वो, और दूसरा आप कांग्रेस पार्टी में हैं, वो राज्यपाल हैं, कहा जाता है कि वो केंद्र सरकार की आंख के तारे भी हैं, लेकिन घर में कैसा एक क्वेश्चन है, पूछिएगा कि आसिफ जी उनको क्या कहते थे, वो आसिफ जी को क्या कहते हैं, कितना डिफरेंस है, देखिए, या अरीबा उनको क्या कहते हैं, ये सब बताइए थोड़ी। ये इसमें कोई शक की शुबा की बात नहीं कि वो मेरे सगे भाई हैं। जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ मदर का, 30 साल बाद दुआ सलाम हुई थी। 30 साल बाद उन्होंने मेरी शक्ल देखी थी और 30 साल बाद मैंने उनकी शक्ल देखी थी। बात भी कभी नहीं हुई? नहीं, बीच में हुई। वालिद का इंतकाल, आप वालिद मेरे बहुत बुजुर्ग थे, 90-95 साल के। नहीं, मैं अभी चंद साल की 10-12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। वो मेरे पास रहते थे, लेकिन तकरीबन 30-35 साल बाद वो मेरे घर मेरे वालिद को आखिरी टाइम में उन्होंने, पहले उनके पास रहते थे, है ना, उन्होंने 10-12-15 साल रखा। जब वो फिर वो थोड़ा बचपना सा आ जाता है एक उम्र के बाद, वो बोले नहीं मैं तो आसिफ के पास रहूँगा। उन्होंने कहा आपकी खुशी है, लेकिन वो बीच में मेरे वालिद, अब भाई वालिद उनको देखने मेरे घर आते थे। लेकिन मेरे पॉलिटिकल डिफरेंसेस खाली पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं है, आइडियोलॉजी वाले भी डिफरेंसेस हैं मेरे उनके। मैं उनसे कहीं इत्तेफाक नहीं करता। अगर मेरे बड़े हैं तो कभी इस तरह की वो मेरी मौजूदगी में बात की, मैं वहाँ से उठकर चला गया। मैं किसी पे, देखिए हर आदमी खुद मुख्तार है, उसको फ्रीडम है ना, और ना मैंने उनके पॉलिटिकल कामों में इंटरफेयर की और ना उन्होंने मेरे कामों में की। कभी उन्होंने भी मुझसे ये नहीं कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी में क्यों हो, बीजेपी में आ जाओ।
नहीं, मुझे आसिफ कह के ही बुलाते हैं। हाँ, मैं आरिफ भाई कह के बुलाता हूँ। अरीबा उनको बड़े पापा कह के बुलाती है। बड़े पापा। हाँ, लेकिन अरीबा ने भी मेरे ख्याल से अपने पहली बार अरीबा ने, जब अरीबा 20 साल की हो गई थी, तो पहली बार अपने ताया को, I met him for the first time when I was, I think, 21 or 22. 22 साल की हो गई होंगी। जब तो कितने दिन पहले की बात है ये? कितने सालों पहले की? 10 साल पहले की। अच्छा अच्छा। है ना, अरीबा जब 20-22 साल की हो गई थी, तो पहली बार अपने सगे चचा का आमना सामना अरीबा का हुआ था। अरीबा से कोई नाराजगी नहीं है, ना अरीबा को उनसे नाराजगी है, ना उन्हें अरीबा से नाराजगी है, लेकिन क्योंकि मेरा उनसे कभी भाभी हैं, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, है ना, कहीं फंक्शन में कहीं दुआ सलाम होती रही है, लेकिन आइडियोलॉजी भी जिस हद तक डिफरेंसेस हो गए थे कि ना वो मुझसे मिलना पसंद करते थे, ना मैं पर्सनल लेवल पे पर्कुलेशन हो गया। वो हो गया था। और लेकिन डायरेक्ट ना उन्होंने कभी मुझ पर बंदिश लगाई और ना मैंने उनके किसी उसमें की अब मैं आड़े आया, लेकिन डिस्टेंस बना लिया। और डिस्टेंस इस हद तक है कि अभी भी मुझे ख्याल शायद मुझे उन्हें 5 साल देखे हुए हो गए, शक्ल देखे हुए, बातचीत भी नहीं हो रही, बातचीत भी नहीं होती मेरी, तो है ना। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ, अकेले आरिफ मोहम्मद खान की बात नहीं है। अरीबा घर में 7वीं रिप्रेजेंटेटिव है। मेरे 3-4 जनरेशन्स में मेरे चचा 35 साल एमएलए रहे, मेरा एक और भाई एमएलए रहे 10 साल, मेरा भतीजा एमएलए रहे, मेरे सगी भाभी एमएलए रही, है ना। मैं 2 बार एमएलए रहा, 2 बार यहाँ से निगम पार्षद रहा, अब अरीबा हैं। तो हमारे जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, तब से फैमिली के अंदर कोई ना कोई एमपी एमएलए, है ना। सबसे कम अगर देखा जाए तो अरीबा अभी निगम पार्षद हैं, और पहला इनको मौका मिला है कि असेंबली में जाने का। अरे वाह। छोटा सा सवाल आपसे, चुनाव सर पे हैं, 5 तारीख को पोलिंग होगी। आप इस सवाल को 2 पर्सपेक्टिव से देखिएगा। नंबर 1, आप विधायक बन जाती हैं अगर, और नंबर 2, दिल्ली में ऐसी सरकार बनती है जिसमें आपकी पार्टी का भी एक मोटा मोटी से हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अरीबा क्या, लोगों ने पूछा, अरीबा उसी वादे को दोहराएंगी जो उनके पिता ने साल 2014 की इस मीटिंग में दोहराया था, पूछा था, सवाल उठाया था, पत्रकारों ने पहले पूछा जिस पर पिताजी सवाल है, क्या अरीबा यहाँ के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगी? क्योंकि अबू फजल इंक्लेव के भी कई लोगों ने पानी की समस्या पे उठाई है इस पे, ठीक है, और ये लंबे समय से वहाँ पे सफाई की भी बहुत सारे लोग समस्या करते हैं। आप पार्षद हैं वहाँ पे, और पूरा ओखला 2 ही इसमें बटा हुआ है कि एक जगह कांग्रेस के पार्षद और एक जगह भाजपा के पार्षद हैं, तो इसमें ओखला पूरा बटा हुआ है। तो वो आप पर क्रिटिकली बहुत सवाल उठाते हैं, क्या करेंगी आप? देखिए, जो आपने बात कही कि जो मेरा एरिया है अबुल फजल वार्ड, मैं पहले तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मेरा वार्ड जो है वो 99.9% अनऑथराइज्ड है। और अनऑथराइज्ड, व्हेन इट कम्स टू अनऑथराइज्ड वार्ड्स, एमसीडी हैज़ अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस एंड हमें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अनऑथराइज्ड में काम कराने के लिए, क्योंकि एमसीडी अनऑथराइज्ड में काम नहीं करती। जो बेसिक फैसिलिटी है, सैनिटेशन वगैरह का काम भी वो ना के बराबर एमसीडी अनऑथराइज्ड में करती है। और यही रीज़न है कि हमें बहुत परेशानी होती है, जो हमें बजट अलॉट होता है या जो हमें रिसोर्सेज मिलनी चाहिए हमारी आबादी के हिसाब से। अनऑथराइज में तो आबादी हमारी, मेरे वार्ड में करीबन 2.25 लाख आबादी है, और उस हिसाब से हमें सोर्सेज और फैसिलिटीज़ उतनी नहीं एमसीडी की तरफ से मिलती। तो देखिए, कहीं ना कहीं एमसीडी की क्योंकि लिमिटेशंस है अनऑथराइज वार्ड की, इस वजह से कहीं ना कहीं कामों में थोड़ी कमी रह जाती है। लेकिन कंपैरेटिवली एमएलए का दायरा बहुत बड़ा है काम करने का, और एमएलए को एक अलग से अनऑथराइज फंड भी, अनऑथराइज एरिया के लिए फंड भी मिलता है काम करने के लिए। दायरा बड़ा है, फंड बहुत है। काउंसलर का तो कुछ कुल फंड मैं आपको बताऊं, काउंसलर का कोई फिक्स फंड नहीं होता। द फर्स्ट ईयर वी गॉट 75 lakhs फॉर डेवलपमेंट, एंड द सेकंड फाइनेंशियल ईयर जो हमारा काउंसलरशिप का गया है उसमें हमें कुल 25 लाख रुपए मिले हैं काम कराने के लिए। आप भी इमेजिन कर सकते हैं 25 लाख में काउंसलर क्या क्या काम कराएगा इलाके में। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अब आम आदमी पार्टी की बैठ गई है एमसीडी में भी। जो बजट का जो प्रॉब्लम है या जो भी रीज़न है, हम एक्सक्यूजेस नहीं देते, लेकिन जो फैक्ट है कि लिमिटेशंस हैं अनऑथराइज्ड वार्ड में, उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है काम कराने में। बट एमएलए, अगर देखिए, ये एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ी पोस्ट है, इसमें बहुत बड़ा दायरा है काम करने का, और जो स्कोर फैल जाते हैं आपके, फैल जाते हैं। मल्टीपल एजेंसीज आपके अंडर आ जाती हैं, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे वो फ्लड हो, चाहे पीडब्ल्यू, अलग अलग एजेंसीज आपके अंडर हैं। तो जो कोर इश्यूज़ हैं ओखला के,
वो कोई मैं एक या दो कहूँ तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो इश्यूज़ ही इश्यूज़ हैं। आप अभी जिस रास्ते से अभी हम चलते हुए आ खराब रहे है। हैं वहाँ आपने देखा होगा हाल। तो चाहे आप सड़कों की बात करें, सीवेज सिस्टम की बात करें, हमारे अबुल फजल में कहीं SPS नहीं है एक भी जो सीवेज पंपिंग स्टेशन होता है, जिस वजह से पानी की निकासी में बड़ी प्रॉब्लम होती है। पीने के पानी की जो बात हो, मैं ये मेरे बिल्कुल जो फर्स्ट प्रायोरिटी एजेंडा पे ये काम रहेंगे कि यहाँ UGR बनने हैं। बिना UGR के आप पानी की सप्लाई कैसे देंगे एरियाज़ के अंदर, जब तक रिजर्वॉयर नहीं बनेगा। यहाँ रिजर्वॉयर का कोई प्लान अभी तक अप्रूव भी नहीं हुआ है कि उनको बनना है। तो इस तरीके के जितने इश्यूज़ हैं, एक जो बिजली के मीटर का बड़ा मसला है यहाँ पर, लोग जब तक 1-1, 2-2 लाख रुपए रिश्वत ना दें तो मीटर्स नहीं लग पाते। ये बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ हैं जिस पे हमें काम करना है और हम काम करेंगे। मैं अभी भी जिस इलाके से गुजरी हूँ वहाँ लोग मुझे पकड़ पकड़ के ये बात कह रहे थे कि यहाँ आखिरी बार ये इलाका मेरे वालिद साहब के बनाए हुए नाले पे चल रहा है, उनकी बनाई हुई सड़कों पे चल रहा है, और आज उसके हालात 10 साल में क्या हैं, क्योंकि कोई काम ही नहीं हुआ है। तो देखिए इश्यूज़ मल्टीपल हैं, लेकिन एजेंडा यही है, सिंपल और सिंगल एजेंडा, कि डेवलपमेंट होना है, काम होना है, और डेवलपमेंट और काबिलियत की बुनियाद पे वोट मांगना है, ना कि BJP का डर दिखा के वोट मांगना है। थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू। आप ललन टॉप देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारी चुनाव यात्रा जारी रहेगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।